ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं चेक करूँगी इसका महानूर का डीप डाइव जो है आर्टिकल, और इसके बारे में देती हूँ आपको रिव्यू। ठीक है, नज़र आ रहा है? स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं, बता दो। ओके, फर्स्ट वाला पैराग्राफ ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले पैराग्राफ में सबसे पहले हेडिंग, ये हेडिंग बहुत बड़ी है। आप इस हेडिंग को सिर्फ इस तरह से बनाओ, इफ़ेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल ऑन अ चाइल्ड डेवलपमेंट। व्हाट आर द जो चीज़ है ना, ये थोड़ी बच्चा टाइप और दूसरा ऐसे टाइप हो जाती है, इसलिए इसको ख़त्म कर दो। और ये जो है ना, हेडिंग भी छोटी हो जाएगी। ऑन आ चाइल्ड्स डेवलपमेंट है ना, आप जस्ट ये कर दो इफ़ेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद अब ये देखो, अब ये आपने ये पैराग्राफ लिखा है ना, ये दो पैराग्राफ बने हैं आपके एक किस्म के। ठीक है, अब जब ये दो पैराग्राफ बने हैं आपके, आपने इसके अंदर कोई सब हेडिंग नहीं बनाई और ना ही कोई बुलेट पॉइंट दिया है, तो आई थिंक सो या तो आपको इसमें सब हेडिंग बनानी चाहिए थी या आपको इसमें कोई ना कोई बुलेट पॉइंट देना चाहिए था। ठीक है, अब उसके लिए आप इस तरह से कर सकते थे कि इस वाले मैटर के बाद जो है आप नेक्स्ट लाइन पे एक हेडिंग बना सकते थे, सब हेडिंग, जिसको चाइल्ड ग्रोन अप इन पॉजिटिव पेरेंटिंग। ठीक है, या पॉजिटिव पेरेंटिंग करेक्ट कंस्ट्रक्टिव करेक्टरिस्टिक्स से, या आप जस्ट कंस्ट्रक्टिव करेक्टरिस्टिक्स इन चाइल्ड की हेडिंग बना सकते थे, इन अ चाइल्ड पर्सनैलिटी। तो इस तरह से ये जो है ना आपकी एक सब हेडिंग भी हो जानी थी और आपका जो कंटेंट है ना वो भी ठीक रहना था। इस तरह से बड़े बड़े पैराग्राफ्स दो हो गए हुए हैं लेकिन कोई सब हेडिंग नहीं है। ठीक है, द फोर पेरेंटिंग स्टाइल्स। ठीक है, अब देखो इसमें द फोर पेरेंटिंग स्टाइल है, आप इसको ये हेडिंग ना दो बिकॉज ये थोड़ी ना मतलब क्रियोसिटी वाली नहीं बन रही। आप इसकी हेडिंग दो, डिड यू नो अबाउट द पेरेंटिंग स्टाइल्स, या डिड यू नो अबाउट काइंड्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स। ठीक है, आप इस तरह से हेडिंग दो। अब इस तरह से हेडिंग देने के बाद फिर अंदर आपने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब देखो आगे था इधर से, लेट्स गो इनटू द फोर पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन अ लाइफ ऑफ चाइल्ड। आप इसको न्यू लाइन पे करो, न्यू लाइन पे करने के बाद इसको जस्ट सेंटर में करो, सेंटर में करने के बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड करो ताकि एक चीज़ को पता लगे कि इधर से क्लियरली एक चीज़ स्टार्ट हो रही है आगे। ठीक है, उसके बाद आपकी पहले वाली पेरेंटिंग स्टाइल थी ये वाली अथॉरिटेशन वाली, ओके हो गया। इसको वन की हेडिंग देनी, इसको वन की हेडिंग देनी थी आपने। ठीक है, उसके बाद ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को छोटा करना था और आई थिंक इधर से ये छोटा हो जाना था, एज अ चाइल्ड नाइदर अलाउड। उसको न्यू लाइन पे करने के बाद आप बाकी हर एक सेंटेंस को आगे बुलेट पॉइंट दे देते तो चीज़ अच्छी लग जानी थी आर्टिकल में। ठीक है, ये आप 1-2 का दे देते। एट्रीब्यूट्स ठीक है, ओके हो गया। ऐसे ही सेकंड वाले पैराग्राफ में भी आपने यही करना था कि इधर से आप एक और सब हेडिंग बना देते, बल्कि आप इसमें दो सब हेडिंग बना सकते थे। एक इधर से बना सकते थे कंट्रोल वाली पे, पेरेंटिंग इन्वॉल्व्स बोथ कंट्रोल एंड वार्मथ, एक इस पे एक इधर से बना सकते थे, दूसरी इधर से बना सकते थे, टू वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो इधर से आपकी दो सब हेडिंग्स बन जानी थी इस वाली पेरेंटिंग स्टाइल में। थर्ड वाली में है तो एक ही पैराग्राफ, लेकिन हमने जब पीछे से दो और एक पहली वाली में एक और दूसरी में दो सब हेडिंग्स बनाई हैं, तो इधर भी हमारा फिर मस्ट था कि हम एक सब हेडिंग बनाते। तो हम इधर से बना सकते थे, पेरेंट्स एक्ट लाइक फ्रेंड्स टू देम, के बी फ्रेंड्स ऑफ योर चाइल्ड। ठीक है, तो आप इधर से एक और हेडिंग बना सकती थी सब हेडिंग से। ही है, उसके बाद आगे चलो, और आगे चलने के बाद इसमें बिल्कुल यही चीज़ करनी थी आपने, एक और हेडिंग बनानी थी, बाकी ओके हो गया। और एंड पे आपने कंक्लूजन भी लिखना था। आर्टिकल ठीक लिखा है लेकिन इसकी जो थोड़ी सी हेडिंग्स बनाने का और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट देने वाली चीज़ है ना, वो थोड़ी सी मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बाकी चीज़ ठीक है।
तो समझ लगी अभी मेरी बात की। मैं आपको ये बात कहना चाह रही हूँ बेसिकली कि आप लोग आर्टिकल लिखते हो ओके, लेकिन ट्राई करो तो कि आप उसमें 4 से 5 या 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, 6 से 7 लाइंस के बाद एक छोटी सी हेडिंग बना दिया करो। बेशक आप उसी चीज़ के बारे में अंदर रेलिवेंट कोई चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी हेडिंग ज़रूरी होती है। इसलिए ना आप ना थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दिया करो अपनी हेडिंग्स वगैरह पे, ठीक है। बाकी ठीक है, आर्टिकल लिखा हुआ ठीक है, मिस्टेक्स वगैरह मुझे तो नहीं नज़र आई ज़्यादा। दूसरा ये कि ग्रामरली तो किया ही होगा आपने, और जब ग्रामरली हो जाता है तो वैसे ही ग्रामर की मिस्टेक्स ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए ना मतलब ठीक है वो। लेकिन इसका ना थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करो आप। ओके हो गया। हाँ, टर्निशन ओपन नहीं हो रहा, उसका ना पासवर्ड चेंज हुआ है। एक मिनट। अच्छा, इसमें ना ये आना है, ये लॉगिन यूज़ हो रहा है। एक मिनट, मैंने लॉगिन ही गलत वाला भेजा हुआ है, 2 लॉगिन सेव हैं, तो मैंने ना दूसरे वाला लॉगिन भेज दिया आपको। एक मिनट। ये देखो, ये वाला, इसकी पिक्चर बना लो, मैं भेज देती हूँ उनको। चलो ये ओपन हो जाएगा, मैंने पिक्चर भेज दी है। अच्छा, इसके बाद आज ना हमने सीखना है कि कीवर्ड्स किस तरह से रिसर्च करते हैं अपने किसी भी टॉपिक के रेलिवेंट। लाइक कोई भी आपका कीवर्ड वगैरह, कोई भी आपका नीश होता है, उस नीश के रेलिवेंट हम कीवर्ड किस तरह से रिसर्च करते हैं। तो अच्छा, किसी भी नीश से रेलिवेंट कीवर्ड रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आपके पास ना कुछ एक्सटेंशंस लगी होनी चाहिए। सबसे पहले एक्सटेंशन का नेम है कीवर्ड एवरीवेयर, ठीक है। आपने ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है अपने पास। इधर से आपने जाना है फर्स्ट उसके ऊपर, लिंक के ऊपर, और ये आपको देगा इंस्टॉल फॉर क्रोम। आपने इंस्टॉल फॉर क्रोम पे क्लिक करना है। अब मेरे पास तो ये एक्सटेंशन लगी हुई है, तो इसलिए ये मुझे ये शो कर रहा है कि रिमूव फ्रॉम क्रोम, बट आपके पास ये यही शो करेगा कि ऐड टू क्रोम, ठीक है। एक आपने ये एक्सटेंशन लगा लेनी है। दूसरा आपने एक काम करना है कि आप मोज की एक्सटेंशन लगाओगे, मोज एक्सटेंशन, ठीक है। ये देखो मोज वार एक्सटेंशन, इधर से डाउनलोड मोजफार फॉर फ्री करके इसकी एक्सटेंशन को ऑन करोगे आप अपने पास। उसके बाद अगली एक्सटेंशन है, उसका नेम है SEO क्वैक। इसके आगे एक्सटेंशन भी लिख देती हूँ।
ये देखो, ये मेरे पास लगी हुई है, आपने इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है, सही है। इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिर हम सबसे पहले अभी सपोज दैट मैं कहती हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम के बारे में कोई कीवर्ड रिसर्च करना है, या मैं कहती हूँ कि मुझे किसी की पर्सनैलिटी के बारे में कीवर्ड रिसर्च करना है, या मैं कह देती हूँ कि मुझे डेली की न्यूज़ देखनी है, लाइक डेली की अब ट्रेंडिंग न्यूज़। तो उसके लिए ना सबसे पहले हम जाएंगे गूगल ट्रेंड्स के ऊपर, ठीक है। मैं गूगल ट्रेंड्स पर जाऊँगी। गूगल ट्रेंड्स पर जाने के बाद मैं क्या करूँगी कि मैं ना मतलब उस वाली न्यूज़ के रेलिवेंट कीवर्ड सर्च करना जा रही हूँ जो लेटेस्ट न्यूज़ आजकल चल रही है, ठीक है। वो किसी भी टॉपिक के रेलिवेंट हो सकती है। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, हमने इधर आने के बाद सबसे पहले पता क्या करना है, इधर से अपनी इस लोकेशन को चेंज कर देना है। सपोज डैट मैं इसको करना चाह रही हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। ऑब्वियसली बात है, मोस्टली हम ना चीज़ें जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स की रिसर्च करते हैं। ये लो, यूनाइटेड स्टेट्स का लिया। यूनाइटेड स्टेट्स करने के बाद इधर साइड में क्लिक करूँगी तो इधर ट्रेंडिंग नाउ पे जाऊँगी। अब ये मुझे इधर से ये ना जब भी स्क्रीन वगैरह शेयर होती है ना और इंटरनेट ज़्यादा यूज़ होने लगे तो काफ़ी लो हो जाती है। अच्छा, अब ये देखो, कोई इरनिया शार्क AMC स्टॉक ट्विटर रीब्रांड जो है, इसके बारे में रिसर्चेज हो रही हैं, ठीक है। तो अब जो इसके बारे में रिसर्चेज हो रही हैं, हमें नहीं पता इसके बारे में क्या रिसर्च हो रही है क्या नहीं हो रही। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इधर से क्या करेंगे, इस लिंक को क्लिक करेंगे। जब भी हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट उसी वेबसाइट पे चले जाएंगे जिस वेबसाइट के ऊपर ये आर्टिकल पड़ा होगा। ये देखो, ये इधर आर्टिकल पड़ा हुआ है जो कि इस टाइम मतलब बिल्कुल रैंक कर रहा है, ठीक है। अब आपको इधर से क्या पता चलता है कि आपने एक आर्टिकल के ऊपर आप आ गए हो। अब आपने देखना होता है कि इस आर्टिकल में मोस्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, ठीक है। मोस्टली वर्ड्स को देखने के लिए आप क्या करती हो कि एक्सटेंशन जो लगी होती है ना अर्थ क्यूएक के नेम से, आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, ये आपको इसके रिजल्ट्स बता देता है। पेज इन्फो, ये इधर से आप इधर पेज इन्फो पे क्लिक करोगे ना तो ये आपको इधर से इसकी इंफॉर्मेशन बता देगा। ये देखो, इसने बता दिया कि ये इसका टाइटल है, ये इसके मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये इसके इंटरनल लिंक्स हैं और एक्सटर्नल लिंक्स हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं। अब ये देखो, इधर से शो हो रहा है कि ये ब्रैडी नेम 17 टाइम्स रिपीट हुआ है, ब्रैडी रिलेशनशिप और प्यूपल, ये तीन जो चीज़ें हैं। और इधर से रिलेशनशिप टाइमलाइन, ये देखो, रिलेशनशिप टाइमलाइन जो है वो कह रहा है कि ये ज़्यादा टाइम जो कीवर्ड है ना वो यूज़ हुआ है पूरे आर्टिकल के अंदर। अब मैं क्या करूँगी, मैं इधर से रिलेशनशिप टाइमलाइन को कॉपी करूँगी और इसको मैं चेक करूँगी कि इसका क्या स्टेटस है, मतलब इस कीवर्ड का क्या स्टेटस है। तो इस कीवर्ड का स्टेटस मैं डायरेक्ट उस पर क्लिक करने के बाद आ जाऊँगी इधर samrush.com पे। samrush.com एक कीवर्ड रिसर्च करने का टूल है, ठीक है, जिधर से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, हमें कीवर्ड्स के बारे में आइडिया मिल जाता है। ये देखो, कहता है इसकी 1.3 के वॉल्यूम है इसका और इसकी डिफ़िकल्टी तो काफ़ी ज़्यादा है वैसे, 66%। ये 30% होनी चाहिए, ये 30% से भी कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये क्या चीज़ है कि ये रैंक कर है कीवर्ड, ठीक है। तो ये मैं बस अभी आपको बेसिक सी चीज़ बता रही हूँ कि कुछ इस तरह से ना चीज़ें यूज़ होती हैं।
अच्छा, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं, मैं आपको कहती हूँ कि हाउ कैन वी लिव हेल्दी लाइफ स्टाइल। अब ये देखो, मैंने एक टॉपिक रिसर्च किया, टॉपिक रिसर्च करने के बाद ये जो हमें इतना सा वर्ड्स लिखे हुए नज़र आते हैं ना हर आर्टिकल के, ये बेसिकली 156 करैक्टर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं करैक्टर्स। वर्ड्स नहीं बोलते, करैक्टर्स बोलते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। करैक्टर्स और चीज़ होती है और वर्ड्स और चीज़ होती है। तो ये जो हमें इतने करैक्टर्स मिल रहे होते हैं ना हर आर्टिकल के बाहर से, इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और गूगल हमें अलाउ करता है कि हम जस्ट 156 करैक्टर्स की मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और मेटा डिस्क्रिप्शन हम तब लिखते हैं जब हम कोई भी आर्टिकल को पोस्ट करते हैं ना, मतलब कोई भी आर्टिकल की ऑन पेज एसईओ करके उसको पोस्ट करते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है, तब हमें उसकी वो करनी पड़ती है, एसईओ करनी पड़ती है। और उसमें एसईओ की हमारे पास टाइप आती है ऑन पेज एसईओ। तो जब ऑन पेज एसईओ आती है, अब जब नॉन ऑन पेज एसईओ आती है तो ऑन पेज एसईओ में एक सेक्शन हमारे पास होता है, उस सेक्शन को हम कहते हैं वो सेक्शन हमारे पास जो होता है ना उसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो इस तरह से जो है कि हम मेटा डिस्क्रिप्शन आर्टिकल की लिखते हैं। अच्छा, आर्टिकल की मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त किन चीज़ों का ख्याल करते हैं। अब ये तो पता लग गया कि ये होती है उसकी 156 करैक्टर्स की, लेकिन इसको लिखते किस तरह से है, इसमें अपना मेन कीवर्ड ज़रूर लिखते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना मेन कीवर्ड ज़रूर लिखते हैं, ज़रूर मतलब ज़रूर लिखते हैं, ठीक है। ऑन पेज ऐसी अधूरी है अगर हम अपने कीवर्ड के अंदर दूसरा नहीं लिखते, अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना कीवर्ड नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद जो और चीज़ करनी होती है वो ये हमने करनी होती है कि जो सारी बात हमने आर्टिकल में बताई होती है, आर्टिकल में जो चीज़ हमने डिस्कस की होती है उसकी एक छोटी सी समरी हमने उधर लिख देनी होती है। अब देखो 156 करैक्टर्स में कितनी समरी आप लिख लोगे, 156 करैक्टर्स में आई थिंक सो नहीं लिखी जाती समरी भी किसी भी आर्टिकल की। तो मोस्टली यही चीज़ की जाती है कि जो चीज़ के बारे में उसके अंदर डिस्कस किया जाता है ना उसकी थोड़ी सी हेडलाइन दे दी जाती है। ये समझ लो एक पिंच लाइन होती है ना, जिसको बंदा कहे कि दूसरा बंदा इस चीज़ से समझ जाए कि क्या बात हो रही है, वो एक पिंच लाइन हम उसमें दे देते हैं। और पिंच लाइन देने के बाद जो है हम उधर से उसको देख लेते होते हैं कि इसका अब हमने मतलब बस मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दिया। और ट्राई किया करो कि मेटा डिस्क्रिप्शन में अगर आप किसी लिहाज से नंबर्स यूज़ कर दो तो वो ज़्यादा बेस्ट चीज़ हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर मेटा डिस्क्रिप्शन में वर्ड्स यूज़ करें, वैसे आप नंबर्स यूज़ कर दें तो ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। दोनों ही ज़रूरी हैं, जिस तरह से कर होता है आर्टिकल के लिहाज से उस तरह से हम कर देते होते हैं। अब मेटा डिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट था। अब इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक क्या होता है ये चीज़ बताते हैं। इंटरनल मतलब वही इंटरनल चीज़ और एक्सटर्नल मतलब क्या एक्सटर्नल। इंटरनल लिंक बेसिकली ये चीज़ होती है कि अपने ही एक आर्टिकल में अपनी वेबसाइट के किसी दूसरे आर्टिकल का लिंक देना, वो चीज़ होती है इंटरनल। और एक्सटर्नल लिंक ये होती है कि अपनी वेबसाइट पे किसी दूसरे की वेबसाइट के आर्टिकल का लिंक देना, वो होती है हमारे पास एक्सटर्नल लिंक। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि हमने जब ऑन पेज एसईओ करते हैं ना तो ऑन पेज एसईओ का ये पॉइंट है कि ऑन पेज एसईओ करते वक्त आपने इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक डिफ़िकल्टी का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक मस्ट लिखना है, ठीक है, मतलब मस्ट लिखना तो नहीं, मस्ट लगाना होता है। तो हम उसको लगाते कैसे हैं कि हम उसको इस तरह से लगाते हैं कि हम ना इंटरनल लिंक को मतलब कोई भी एक आर्टिकल हम लिख रहे हैं ना, और अब उस आर्टिकल के अंदर हमारी ही वेबसाइट के ऊपर कोई और आर्टिकल भी पड़ा हुआ है और उसके अंदर उस चीज़ के बारे में कोई ना कोई डिस्कशन हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि उस लिंक के ऊपर, उस वर्ड के ऊपर जो है दूसरे आर्टिकल का लिंक लगा देते हैं। ये चीज़ मैं आपको आगे सिखाऊंगी भी कि कैसे लगाते हैं, अभी बस आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। इंटरनल मतलब यही है कि अपनी ही वेबसाइट के एक आर्टिकल में उस आर्टिकल के टॉपिक के रेलिवेंट कोई और आर्टिकल आपकी ही वेबसाइट का पड़ा हुआ है तो उसका लिंक दे देना दूसरे वाले आर्टिकल में, ये चीज़ होती है इंटरनल लिंक। और एक्सटर्नल लिंक ये चीज़ होती है कि आप क्या करते हो कि अपने उसी आर्टिकल में या अपनी वेबसाइट पे किसी दूसरे की वेबसाइट का लिंक देते हो।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल जो है वो हेयर के बारे में है और आप जो है उधर से लिंक उठा रहे हो टीथ के बारे में। इस तरह नहीं हो सकता। हाँ, आप दूसरे की वेबसाइट का लिंक भी हेयर के बारे में ही लोगे, लेकिन कोई और टाइप का ले लोगे, ठीक है, और उसका एक्सटर्नल लिंक लगा देते हो। तो ये चीज़ होती है इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। आगे कैसे लगती है, कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी जस्ट मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है कि इंटरनल लिंक क्या होता है और एक्सटर्नल लिंक क्या होता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। अच्छा, कीवर्ड डिफ़िकल्टी और कीवर्ड डेंसिटी दोनों एक ही चीज़ें हैं, सही है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी और कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और इसके साथ ही एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सर्च वॉल्यूम। एक और चीज़ होती है उसको हम कहते हैं सीपीसी, ठीक है। और सीपीसी का कौन स्टैंड फॉर ये है कि क्लिक पे रेट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आपकी वेबसाइट सीपीसी की चीज़ होती है कि सीपीसी ये चीज़ होती है कि जब जब हम कोई ना कोई कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना, तो हम उसको ये देखते हैं, हाँ, सबसे पहले कि हम किस कंट्री में इसको टारगेट करना चाह रहे हैं। अब उस कंट्री में टारगेट करने के लिए ना हर कंट्री की अपनी सीपीसी होती है। आपको इस चीज़ की एग्जांपल इस तरह से समझ लेनी चाहिए कि हर सिटी में एक चीज़ जो है सेम प्राइस पर नहीं मिलती। इवन कि एक सेम सिटी में दो एक चीज़ जो है आप दो डिफरेंट प्लेसेस से लोगे तो आपको डिफरेंट प्राइस में और डिफरेंट ब्रांड पैकेजिंग में मिलेगी। या ब्रांड तो सेम हो सकता है लेकिन प्राइस नहीं, आई थिंक सो सेम होगी। उस सेम यही चीज़ जो है इधर होती है हमारे पास, ठीक है। तो सीपीसी ये चीज़ होती है कि आपका किस कंट्री के अंदर आप टारगेट कर रहे हो, और टारगेट करने के बाद आपको कीवर्ड्स की बेस पे और जो आपकी वेबसाइट पे गूगल की एड्स चल रही होती हैं, जो इसको हम गूगल एडसेंस बोलते हैं, उसकी जो एड्स लगी हुई हैं उनको कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, ठीक है। और वो क्लिक्स मिलने के बाद उनके ऊपर कितनी प्राइस आपको मिल रही है, मतलब डॉलर में मिल रही है, सेंट में मिल रही है, कितने डॉलर में मिल रही है, सही है। उसके बाद एक और चीज़ होती है हमारे पास, और वो ये चीज़ होती है कि आपने क्या करना होता है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी और सर्च वॉल्यूम में ये होता है, सर्च वॉल्यूम मतलब ये होता है कि ये कीवर्ड इतने टाइम में, सपोज दैट मैं कहती हूँ कि मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि हाउ आई कैन ग्रो माई हेयर, मैं अपनी तरफ से समझ लेती हूँ कि ये मेरा कीवर्ड है। तो इस कीवर्ड को मैं जो है अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ करना है, ओके हो गया। लेकिन इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना होगा, सर्च वॉल्यूम का क्या कॉन्सेप्ट है। सर्च वॉल्यूम का ये कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कीवर्ड जो है आप उसके बारे में रिसर्च करते हो कि ये एक महीने में कितनी दफ़ा एवरेज में रिसर्च हो रहा है, या एक दिन में कितनी दफ़ा हो रहा है, या पिछले 3 या 6 माह से कितनी दफ़ा ये एवरेज में डेली रिसर्च हो रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखते हो इसमें अपने सर्च वॉल्यूम में। और कीवर्ड डिफ़िकल्टी या डेंसिटी ये चीज़ होती है कि आप देखते हो कि आपका जो कीवर्ड है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल कितना है। जितना डिफ़िकल्टी लेवल हाई होगा इट्स मीन कि उतना ज़्यादा वो रिसर्च हो रहा है और उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है। तो एज अ बिगिनर लेवल पे जब भी हम ब्लॉगिंग करते हैं, अपनी वेबसाइट से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें यही चीज़ होती है कि हमने फिर क्या करना होता है कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करते करते जो है अपनी किसी भी चीज़ को स्पेस नहीं देनी होती। मतलब ये कि फिर जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी होती है हमारी बहुत ज़्यादा ट्राई होती है कि वो 30 हो या 30 से बिलो हो। और क्योंकि हमने रैंक करना होता है ना वेबसाइट के ऊपर, तो रैंक करने के लिए ज़रूरी है कि आपके कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी है वो बहुत लो हो। लो होने का मतलब ये होता है कि एक तो वो टॉपिक कम रिसर्च हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में वो ज़्यादा रिसर्च होगा। तो जब वो आने वाले टाइम में ज़्यादा रिसर्च होगा तो हमारा ऑलरेडी आर्टिकल उस टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ पड़ा हुआ होगा, तो वो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। हाँ, अब आप खुद ही देख लो कि एक जगह जहाँ पर एक बिज़नेस की ज़रूरत है वो बिज़नेस नहीं है, उधर वो बिज़नेस ज़्यादा रन अप होगा, या उस मार्केट में वो बिज़नेस रन अप होगा जहाँ पर ऑलरेडी उसके लेफ़्ट राइट में सेम उसके नीश की जो है चीज़ें पड़ी हुई हों, या उसकी नीश की शॉप हो। तो इस तरह से ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है। तो इसलिए ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी का कॉन्सेप्ट होता है। और कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है हम डिफरेंट टूल से चेक करते हैं, ये कभी भी हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं देती है, ठीक है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो होती है ना कभी भी हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं देती है। हम जस्ट इसको देखते हैं और इससे आइडिया लेते हैं। आइडिया लेने का कॉन्सेप्ट ये चीज़ है कि हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखते हैं डिफरेंट टूल से, और डिफरेंट टूल से देखने के बाद हम बस
इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं कि हमें क्या आइडिया मिल गया हुआ है। अगर हम कहें ना कि कोई भी टूल जो है कीवर्ड्स की एग्जैक्ट डिफ़िकल्टी बता रहा है कि ये कितना रिसर्च हो रहा है, मतलब उसका सर्च वॉल्यूम हो गया, उसकी सीपीसी हो गई, ये चीज़ कोई टूल हमें बता रहा है एग्जैक्ट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस एक ना कॉन्सेप्ट लेना होता है हमने, समझ लो एक आइडिया लेना होता है और उस आइडिया की बेस के ऊपर हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, बस ये चीज़ होती है इसमें। ठीक है, तो अब इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है, वो यही डिफरेंस होता है। सर्च वॉल्यूम ये चीज़ होती है कि आपका एक टॉपिक जो है कितनी दफ़ा 1 माह में, 3 माह में या 6 माह में रिसर्च हो रहा है। और जो दूसरा होता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी होती है, वो और चीज़ होती है। ठीक है, जो कि मैंने आपको भी बताई है कि वो क्या चीज़ होती है। ये बताओ समझ लगी है या नहीं? ओके, हो गया, आ गया समझ। तो अब जो है ना आप लोगों ने पता क्या करना है, आप लोगों ने बेटा अपने ना वो लेने हैं, अपने ना सिस्टम के ऊपर ना सारी वो लगानी है, क्या उसे कहते हैं, एक्सटेंशन। एक आपने उसकी लगा लेनी है क्वैक की, ठीक है, एसईओ क्वैक की, सही है। उसके बाद साथ ही आपने लगा लेनी है उसकी कीवर्ड एवरीवेयर की। उसके बाद आपने मोज बार की भी लगा लेनी है। इसके अलावा मैं और भी आपको लगवाऊंगी, लेकिन आज यही 3 आपने लगानी है, ठीक है। और आप लोगों ने ना पावर वर्ड्स याद करने हैं। मैं आपको बताती हूँ पावर वर्ड्स क्या होते हैं। पावर वर्ड्स ना कुछ ऐसी चीज़ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आप ये समझ लो पावर वर्ड्स लाइक आर अमेजिंग चीज़ होती है ना, फैंटास्टिक चीज़ वाली, उस तरह से हमारे आर्टिकल के अंदर ये यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं? ये इसलिए यूज़ होते हैं कि हमारे आर्टिकल की जो वोकैबलरी है या जो इन्हेंसमेंट है ना वो अच्छी हो जाए। तो इसको यूज़ करने के लिए ना हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ना जाते हैं उस पर पावर वर्ड्स को याद करते हैं। पावर वर्ड्स हमारे पास ना डिफरेंट टाइप के होते हैं, जस्ट लाइक कि आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये देखो कहता है 7 डिफरेंट टाइप्स के पावर वर्ड्स होते हैं हमारे पास। एक फियर वाले पावर वर्ड्स होते हैं, इनकरेजमेंट के बारे में पावर वर्ड्स होते हैं, लस्ट पावर वर्ड्स होते हैं, एंगर के होते हैं, ग्रीड के होते हैं, सेफ्टी के होते हैं और फॉरबिडन के होते हैं, ठीक है। तो अब जब फियर का कॉन्सेप्ट आता है कि फियर में हमारे पास कौन कौन से पावर वर्ड्स होते हैं, तो वो इसमें इधर लिखे हुए होंगे कि फियर में हमारे पास कौन कौन से पावर वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। अगोनी, लुनाटिक, एपोकालिप्स, लर्किंग, आर्मेगेडन, मास्केयर, मैसेकर, ये काफ़ी डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, इतने आसान नहीं होते और अक्सर की तो हमें जो है ना वो भी नहीं आ रही होती, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आ रही होती, लेकिन ना इनको याद कर लेते होते हैं। ये हमारे पास ना अपने आर्टिकल की जो ये चीज़ है ना अपने आर्टिकल की जो हमारी ये चीज़ होती है, एक ये मतलब हमारा टाइटल आर्टिकल का, दूसरा ये कि हमारी हुक, आर्टिकल्स की हुक जो होती है, या सोशल मीडिया राइटिंग जब भी हम करते हैं तो उसमें हुक बनाते हैं। हुक मतलब ये होता है कि हमारी फ़र्स्ट स्टार्टिंग लाइन जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छी होनी चाहिए और अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए, मतलब वो हुक वाली हो जिससे ये लगे कि मतलब वाकई अंदर कोई ना कोई चीज़ हो रही होगी, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए ना हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं पावर वर्ड्स वगैरह को। और पावर वर्ड का एनालिसिस हम इस तरह से कर लेते होते हैं फिर कि अगर जिस टाइप का वो क्वेश्चन होता है, तो वो जिस टाइप का क्वेश्चन होता है या जिस टाइप का टॉपिक होता है, तो हम उस लिहाज से अपना सिचुएशन को समझ जाते हैं कि अब किस सिचुएशन का पावर वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। तो उस लिहाज से ना हम कोई ना कोई यूज़ कर लेते हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप सारे तो ना याद करो, लेकिन आपको हर टाइप के ना
10 से 12 आने चाहिए। वो पता क्यों आने चाहिए आपको, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है ताकि आप लोग बार बार जो है पावर वर्ड्स को लिखते वक्त जो है दूसरा ना करो। मतलब आप ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन जाने के बाद रिसर्च करो, फिर उसके बाद आप आओ, तो ये चीज़ जो है वो मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आसान काम यही है कि आप जो है कुछ कुछ पावर वर्ड्स जो है ना याद कर लो। इस लिंक को मैं आपकी चैट बॉक्स में भेज देती हूँ और आपने ना ये लिंक देख लेना है, सही है। उसके बाद ना, हाँ जी वो ठीक यूज़ हुए हुए हैं, मैंने देख लिए हैं। तो आप ना इन पावर वर्ड्स को याद करो, ये हमारे सोशल मीडिया राइटिंग में भी बहुत काम आने हैं, ये हमारी कॉपी राइटिंग में भी बहुत काम आते हैं, और ये वैसे भी आर्टिकल में भी काम आते हैं, और हमारी जो दूसरी होती है लाइक हाँ, हमारी वोकेबलरी जो होती है ना उसका भी इन्हेंस कर देता है। आप लोगों की ने कल के लिए असाइनमेंट ये है कि आपने 10 पावर वर्ड्स याद करने हैं फियर के। यस, लिंक ले लिया हुआ है या नहीं? नोट कर लो अपने पास। ओके हो गया। बस ठीक है, आज की क्लास एंड करते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाना क्योंकि फिर वो साथ वाली भी नहीं है, उनका रह जाना है, तो उन्होंने फिर दोबारा से पीछे के पीछे ही रह जाना है। लेकिन ये था कि आप लोगों का भी कुछ ज़ाया ना जाए टाइम, आप लोग भी कुछ ना कुछ पढ़ लो। तो वो मैंने आपको थोड़ी सी एक चीज़ बता दी हुई है कि क्या चीज़ है, और आपको एक असाइनमेंट दी है, असाइनमेंट दिया पावर वर्ड्स याद करने की। और आयशा आपने कल को मस्ट अपना आर्टिकल मुझे आपका ना मिल जाना चाहिए, ठीक है। आपका जो आर्टिकल है ना वो मस्ट 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 मुझे मिलना चाहिए, सही है। और आपने पावर वर्ड्स याद कर लेने हैं। ये देखो जो है दूसरी महानूर जो है वो बिल्कुल साथ साथ काम कर रही है, तो इसको देखना कितनी आसानी होगी। अगर ये इसी सीक्वेंस के साथ चलती रहे ना तो इसको बहुत आसानी भी होगी और इसकी लर्निंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए ना आप लोग ट्राई करो कि आप साथ साथ काम करो, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।